आखिर बिहार में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? आखिर यहाँ के मैक्सिमम लोगों को रोजगार के लिए बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है? और बिहार सरकार रोजगार क्रिएट कर पाने में असफल क्यों है? दोस्तों, इन सब की सबसे बड़ी वजह है यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार, जो बिहार के हर एक सेक्टर में घुसकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है। दोस्तों, किसी भी जगह पर रोजगार के मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए वहाँ पर इंडस्ट्री का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता ही नहीं है। इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। दोस्तों, किसी भी जगह पर इंडस्ट्री लगाने के लिए वहाँ पर ज़मीन खरीदना होता है, लाइसेंस बनवाना होता है और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन बिहार में इन सभी कामों को निपटाने के लिए इन्वेस्टर को कम से कम दर्जनों ऑफिसर्स के पास जाने होंगे, और आप सभी को पता है बिहार में कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता, जिस वजह से उसके खर्चे बढ़ेंगे और उसे इन चीज़ों का भी कोई भरोसा नहीं होता कि उसे कब कौन से काम के लिए कितने पैसे मांग लिए जाए। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जिस वजह से यहाँ इन्वेस्टर नहीं आते, लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो लैंडलॉक होने के बावजूद वहाँ इंडस्ट्री है। जैसे आप पंजाब को देख लीजिए, जहाँ पे ट्रैक्टर, स्पोर्ट गुड्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे इंडस्ट्री है। इसके अलावा आप हरियाणा को देख लीजिए, जहाँ पे मारुति सुजुकी जैसे बड़े कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसके अलावा आप मध्य प्रदेश चले जाइए, जो इंडिया के बीचों बीच है और जहाँ पर आईटी हब इंदौर में है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। उसके अलावा आप उत्तराखंड चले जाइए, जो पहाड़ों के बीच में है, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि बिहार में इससे पहले कोई इंडस्ट्री नहीं थी। बिहार में 1990 के दशक में चीनी मिल के 30 से भी ज़्यादा फैक्ट्री थी, जिसके थ्रू हजारों बिहार के लोगों को रोज़गार मिलता था और यहाँ के किसानों को गन्ने के फसल से अच्छे खासे मुनाफे मिलते थे। लेकिन फिर इसमें पॉलिटिशियंस की एंट्री होती है, जिसके माध्यम से कुछ ऐसे लोग फैक्ट्री के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जिससे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। वो बस अपनी जेबें भरने लगते हैं, जिससे फैक्ट्री के फंड में कमी आने लगती है और मशीन की मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आता है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिस वजह से मशीन ख़राब होने लगती है और फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कुछ फैक्ट्री को जानबूझकर दिवालिया घोषित कर दिया गया ताकि वहाँ की महंगी ज़मीनों को बेचा जा सके। दोस्तों, बिहार की स्थिति ऐसी ही है अभी। अगर आपको एक राशन कार्ड बनवाना हो या फिर ज़मीन के दस्तावेज निकलवाना हो, आपको हर एक जगह रिश्वत देनी होती है। पुलिस प्रशासन पॉलिटिशियंस के इशारों पे चलती है। अगर आपके पास पहुंच है तो आपका कोई भी काम बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर आपके पास पहुंच नहीं है तो आपको आपकी फाइल ढूंढने में ही उम्र गुजर सकती है। दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी का बढ़ना सिर्फ इंडस्ट्री का ना होना ही एक वजह नहीं है। इसमें बिहार की एजुकेशन सिस्टम भी एक अहम रोल प्ले करती है। आइए समझते हैं कैसे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी बेरोजगारी बिहार में बढ़ रही है। एक्चुअली बिहार के स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट को अब भी सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सके। कहने का मतलब उसे रटाया जाता है, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, जिसके मदद से वो अपने रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सके और अपनी जॉब में उसका इस्तेमाल कर सके। अभी भी बिहार के मैक्सिमम स्कूल्स में साइंस के स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल लैब नहीं है, और कॉमर्स के स्टूडेंट को एक्चुअल अकाउंटिंग का प्रैक्टिस नहीं मिलता है, और किसी भी स्कूल्स कॉलेज में लगभग कंप्यूटर लैब ना के बराबर है। अभी भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज में 20 से 30 साल पुराना सिलेबस है। आज के टाइम में आईटी सेक्टर और डिजिटल मार्केटिंग जैसे सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सिलेबस में इसका जिक्र तक नहीं है। इसका असर स्टूडेंट पे ये होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करने से घबराते हैं, जिसके वजह से लाखों स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं और यहाँ सीटें लिमिट होती है, जिस वजह से सभी को रोजगार नहीं मिल पाता। और सीटें लिमिट होने के साथ साथ यहाँ के एग्ज़ाम में धांधली होना आम बात है। किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हुआ और उसमें सुनने को आया कि पेपर लीक हो गया, या फिर जिसके पास पैसे और पहुँच थे उसने पैसे देकर जॉब ले ली, जिसका असर ये होता है कि जो स्टूडेंट साल भर मेहनत करते वो पास नहीं हो पाते हैं और निराश हो जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि करप्शन की वजह से इसका इम्पैक्ट लोगों पे कैसे पड़ रहा है। एग्ज़ाम में धांधली होने की वजह से कैसे लोगों की ज़िंदगी पर इसका इफेक्ट पड़ता है।
सपोज कीजिए किसी टीचर्स की वैकेंसी आई और उसमें कुछ ऐसे लोग एग्ज़ाम पास हो गए जिसके पास नॉलेज नहीं थी, जिनके पास पैसे और पहुंच थी, जिसका इस्तेमाल उसने किया। अब वो स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, अब उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो आपके बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। या फिर सोचिए कि किसी पुलिस की वैकेंसी आई और वो पैसे देकर पुलिस बन गए, तो अब उसका टारगेट क्या होगा? उसका बस यही मकसद होगा कि उसने जितने रुपये रिश्वत के तौर पर दिए उसे कैसे कमाया जाए, जिस वजह से यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पर इफेक्ट पड़ेगा और वो चरमराएगी ही। इन सब की सबसे बड़ी वजह है यहाँ के लोगों की मानसिकता। दोस्तों, मैं यहाँ मानसिकता वर्ड का इस्तेमाल यहाँ के लोगों को कमज़ोर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस बात के इक्वेशन को समझाने के लिए कर रहा हूँ जिसे यहाँ के पॉलिटिशियंस ने रचा है। एक्चुअली यहाँ कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है। लोग किसी की जाति देखकर उसे वोट देते हैं। इस बात को पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए यहाँ के मेन मुद्दे एजुकेशन, डेवलपमेंट, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बातें बस यहाँ के पॉलिटिशियंस भाषण में ही यूज करते हैं। एक्चुअली में वो इन चीज कास्ट बेस्ड इक्वेशन ही बैठाते हैं। यहाँ के मैक्सिमम लोगों की एक और समस्या है, वो खुद को गरीब और पिछड़ा समझते हैं, जिसका पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। जिस वजह से यहाँ के पॉलिटिशियंस भावनात्मक वादे करते हैं, जैसे छोटी छोटी लालच देते हैं, जैसे बेटी की शादी में पैसे देना, स्कूल्स में साइकिल बांटना, अनाज देना, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करना, ये जैसे छोटी छोटी वादे करते हैं जिससे यहाँ के लोगों को तत्कालिक लाभ तो मिलता है, लेकिन जो यहाँ का मेन मुद्दा होता है एजुकेशन, बेरोजगारी, बिहार का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें इस छोटी छोटी वादे के नीचे छुप जाती है, जिस वजह से बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और फिर अगले 5 साल बाद नेता दूसरे इलेक्शन में फिर यही वादे करते हैं और फिर यही चीज़ें चलती रहती है। तो अगर बिहार के लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो यहाँ के लोगों को सबसे पहले खुद को जागरूक बनाना होगा। उसे जाति, धर्म और किसी व्यक्ति से ऊपर उठकर वोट करने होंगे। सिर्फ वोट देना ही काफ़ी नहीं होगा, अपने चुने हुए प्रतिनिधि से पूछते रहना होगा कि उसने विकास के लिए क्या क्या किया। अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा जिससे वो नेताओं से सवाल पूछ सके। आपको उन्हें बताना होगा कि आपका वोट एक शक्ति है, एक अधिकार है, कोई भीख नहीं है। आखिर में एक बात याद रखिए, जब तक हम अपनी सोच को गुलाम बनने देंगे तब तक कोई भी राजनेता हमें आज़ादी नहीं दिला सकता। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।